एपिसोड 38। जीवन की कार जैसे ही मल्होत्रा मैंशन के सामने रुकती है, जिया उसमें से बाहर निकलने लगती है। ये देखकर जीवन जल्दी से उसका हाथ पकड़कर कहता है, बाबी डॉल पहले अपना टॉप पहनो। ये सुनकर जिया मुंह बनाते हुए पीछे वाली सीट से अपना टॉप उठाकर पहन लेती है। जीवन भी अपनी टी शर्ट उठाता है और फिर कार का डोर खोलकर जिया को अपनी गोद में उठाकर मैंशन के अंदर की ओर ले जाने लगता है। जिया टुकुर टुकुर मैंशन को देखे जा रही थी। जीवन ये देखकर एक स्माइल कर देता है। उसे स्माइल करता देख तो वहां खड़े सारे बॉडीगार्ड शॉक में चले जाते हैं। जीवन एक नज़र उन सबको देखकर जिया को लेकर अंदर की ओर चला जाता है। को जैसे ही हॉल में पहुंचता है तो देखता है कि हॉल में एक लेडी जिसकी उम्र तकरीबन 35 साल की होगी, वो घर की सफाई कर रही थी। जीवन जैसे ही उन्हें देखता है झट से कहता है, आस्था आंटी आप यहाँ पर। वो औरत जीवन की आवाज सुनकर उसकी ओर देखती है और जैसे ही जिया को जीवन की गोद में देखती है उसकी भौहें सिकुड़ जाती है। फिर वो एक जबरदस्ती की स्माइल के साथ जीवन के पास जाकर कहती है, जीवन बेटा तुमने तो मुझे बताया नहीं कि तुम मुंबई से आ चुके हो। मुझे कल ही रामू काका ने बताया, इसीलिए मैं यहाँ तुम्हारी देखभाल करने के लिए आ गई। आस्था उम्र 35 दिखने में ठीक ठाक मगर दिमाग से एकदम लोमड़ी की तरह चालाक। ये जीवन के मुंबई वाले घर में ही काम करती थी, मगर जब जीवन यहाँ से चला गया था तो ये भी चली गई थी। ये सिर्फ जीवन पर नजर रखने का काम करती है और किसी को ये बताती है कि उसके घर में कौन आ रहा है और कौन नहीं। जीवन ने इन्हें रामू काका के कहने पर ही काम पर रखा था, क्योंकि उनकी हालत उस वक्त ठीक नहीं थी, इसीलिए रामू काका ही आस्था को यहाँ लेकर आ गए। जीवन को उन पर शुरुआत में थोड़ा सा शक हुआ था, मगर उसे पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई थी। आज भी जीवन को उनसे नेगेटिव वाइब ही आ रही थी। जीवन ये सुनकर, आपको आने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पर मेरे लिए बाकी सर्वेंट है। आस्था ये सुनकर, बेटा ये तुम कैसी बात कर रहे हो, मैं तुम्हें अपने बेटे जैसे मानती हूँ, अगर मैं तुम्हारी परवाह नहीं करूंगी तो कौन करेगा। जीवन ये सुनकर बस हाँ में अपना सिर हिला देता है। तभी आस्था, वैसे बेटा ये लड़की क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर जिया और जीवन एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। फिर जीवन आस्था को देखकर, नहीं आंटी ये मेरे लिए गर्लफ्रेंड से भी बढ़कर है, अभी मैं इसे अपने रूम में ले जाता हूँ, प्लीज आप सभी सर्वेंट को बोल दीजिएगा कि हम 45 घंटे के लिए डिस्टर्ब न करें। आस्था ये सुनकर, 45 घंटे बेटा क्यों। जीवन जैसे ही कुछ कहने वाला होता है जिया बोल पड़ती है, वो आंटी एक्चुअली मैं इनकी कंपनी में काम करने वाली हूं ना, तो बिजनेस के सिलसिले में ये मुझे कुछ सीखने वाले हैं, हमें साथ में एक प्रोजेक्ट भी बनाना है इसीलिए। आस्था ठीक है बेटा तुम दोनों जाओ, मैं कुछ लेकर आऊं क्या, चाय पानी कॉफी स्नैक्स वगैरह। जीवन, नो आंटी उसकी कोई जरूरत नहीं, मेरे रूम में मिनी फ्रिज है वहां से ही कुछ पी लेंगे, कहते हुए जिया को सीढ़ियों से अपने रूम में ले जाता है। जीवन के रूम का कॉम्बिनेशन कलर ब्लैक और व्हाइट था। जिया उसके रूम को देखने लगती है और फिर जीवन से कहती है, मुझे नीचे उतारो अब। जीवन उसे नीचे उतारता हुआ, तुमने नीचे आस्था आंटी से झूठ क्यों बोला। जिया, मिस्टर ड्रैकुला आप क्या चाहते थे कि नीचे मैं आपकी आंटी को ये कहूं कि मैं और आप इंटीमेट होने वाले हैं, इसीलिए प्लीज आप हमें डिस्टर्ब मत कीजिए। जीवन ये सुनकर, ये भी कह सकती थी। जिया गुस्से से, आप में शर्म नहीं होगी लेकिन मुझ में है। जीवन एक तिरछी स्माइल के साथ, ओह रियली, तो अभी थोड़ी देर पहले वाइल्ड कैट की तरह कौन मुझे प्यार कर रहा था, उस टाइम ये शर्म कहाँ थी। जिया ये सुनकर बेड पर बैठती हुई बोली, अब वो सब छोड़िए, पहले आप मुझे कुछ पीने के लिए दीजिए, मेरा यहाँ प्यास से गला सूख रहा है। जीवन ये सुनकर अपने बेड के साइड में रखा छोटा सा फ्रिज ओपन करता है और उसमें से मैंगो जूस का जग लेकर उसे एक गिलास में पाने लगता है। जिया ये देखकर, मिस्टर हॉटी ये फ्रेश जूस है ना, कहीं आप मुझे बासा जूस तो नहीं पिला रहे ना। जीवन ये सुनकर जूस से भरा गिलास जिया के पास ले जाकर कहता है, ये फ्रेश जूस ही है, एक सर्वेंट रोज मेरे फ्रिज का सामान चेंज करता है। जिया ये सुनकर जीवन के हाथ से जूस का गिलास लेती है और उसे एक सांस में गटक जाती है। जीवन एक टक उसे ही देखे जा रहा था। जैसे ही जिया जूस का गिलास फिनिश करती है, जीवन उसके हाथ से गिलास लेकर टेबल पर रख देता है और फिर जिया से कहता है, बाबी डॉल अब तुमने तो अपना प्यार दिखा दिया, थोड़ा मेरा भी देख लो। जिया ये सुनकर, पहले जूस तो पी लीजिए। जीवन ये सुनकर जिया के बालों को एक साइड करता है और उसके टॉप को उतार कर फेंक देता है। फिर टेबल पर रखा जूस का जग उठाता है और उसमें से थोड़ा जूस जिया के गर्दन पर गिरा देता है और फिर जग को साइड में रखकर जिया की गर्दन पर से उस जूस को अपनी जीभ से चाटने लगता है। जिया ये देखकर, मिस्टर हॉटी ड्रैकुला बिस्तर बेकार हो जाएगा, ऐसे जूस मत डालिए। जीवन जिया के क्लीवेज तक अपनी जीभ लाता हुआ, कुछ खराब नहीं होगा बाबी डॉल, तुम बस मुझ पर फोकस करो। जिया ये सुनकर जीवन के बालों में अपने हाथ चलाने लगती है। जीवन लगातार जिया की गर्दन, कॉलर बोन और क्लीवेज पर किस करता है और वहां पर चाटकर सारा जूस साफ कर देता है और फिर जिया को बेड पर लिटाकर उसके ऊपर आ जाता है। जिया ये देखकर, मिस्टर ड्रैकुला सब आराम से करना वरना बाहर आवाज चली जाएगी। जीवन ये सुनकर एक तिरछी स्माइल के साथ, बाबी डॉल मेरा रूम साउंड प्रूफ है, यहां से बाहर की आवाज तो अंदर आ सकती है मगर अंदर की आवाज बाहर नहीं जा सकती। जिया ये सुनकर जीवन को अपने ऊपर और थोड़ा खींचती है और उसके होठ पर एक पैशनेट किस करने लग जाती है। जीवन भी जिया को बड़े ही इंटेंस से किस कर रहा था। उनकी ये किस कब फ्रेंच किस में बदल गई उन्हें पता ही नहीं चला। तकरीबन 20 मिनट बाद दोनों एक दूसरे से अलग हुए। दोनों ही इस वक्त लंबी लंबी सांसें ले रहे थे और दोनों ही एक दूसरे को अपनी मदहोश भरी निगाहों से देख रहे थे।
जीवन से जब और कंट्रोल नहीं हुआ तो उसने साइड में खड़े होकर अपने सारे कपड़े उतार दिए और साथ में जिया के भी कपड़े उतार दिए और वो जिया और टूट पड़ा। जीवन जिया के सीने को बहुत सॉफ्टली चूमे जा रहा था, उसका एक हाथ जिया की दूसरी ब्रेस्ट को सहला और दबा रहा था, जिससे जिया के मुंह आह निकल रही थी। वो बोलती है, आह मिस्टर ड्रैकुला, आह उमममा। जीवन उसके मुंह ये सुनकर और एक्साइटेड होकर किस किए जा रहा था। कुछ देर बाद जीवन जिया के पेट पर अपने होठ चलाने लगता है और फिर थोड़ा और नीचे होकर जिया के प्राइवेट पार्ट भी अपने होठ रख देता है। ये होते ही जिया की कमर थोड़ी सी ऊपर उठ जाती है। जीवन लगातार जिया के प्राइवेट पार्ट पर अपने होठ चलाए जा रहा था, तो कभी वो अपनी जीभ से वहां पर लीक किए जा रहा था। ये महसूस कर जिया की बॉडी में और गर्मी हो रही थी। वो एक बिन पानी की मछली की तरह बेड पर तड़पने लगी थी। जीवन उसे एक नजर देखकर जिया से कहता है, बाबी डॉल, क्या तुम सच में इन सब के लिए तैयार हो? जिया ये सुनकर अपनी नजरें उठाकर जीवन को देखती है और कुछ सोचकर कहती है, मिस्टर ड्रैकुला प्लीज मुझे अपना बना लीजिए, इससे पहले कोई और मुझे अपना बनाए, मैं सिर्फ आपकी होना चाहती हूँ प्लीज। पता नहीं क्यों जीवन को जिया की आवाज में एक डर सा महसूस हो रहा था और जिया के ये बात सुनकर तो वो उसे कंफ्यूज होकर देखने लगता है और उसके चेहरे के पास जाकर कहता है, बाबी डॉल, मेरे अलावा तुम किसी और की नहीं हो सकती, तुम सिर्फ मेरी हो और हमेशा मेरी ही रहोगी। कहते हुए जिया के माथे पर एक किस कर देता है। ये होते ही जिया अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसके आंखों के साइड से आंसू की एक बूंद लुढ़ककर उसके साइड में गिर जाती है। जीवन जिया को रोता देख बेचैन हो उठता है और कहता है, बाबी डॉल, क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो? क्या ऐसी कोई बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? अगर है तो तुम मुझे बताओ। जिया ये सुनकर अपनी आंखें खोलकर जीवन से कहती है, अभी कोई सवाल जवाब नहीं मिस्टर ड्रैकुला, अभी आप सिर्फ मुझे अपना बना लीजिए। जीवन ये सुनकर जैसे ही कुछ कहने वाला होता है, जिया झट से आगे बढ़कर उसके होठ पर अपने होठ रख देती है और बहुत इंटेंस होकर किस करने लग जाती है। जीवन ये देखकर उसे किस बैक करने लग जाता है। किस करते वक्त उसे एक अजीब से बेचैनी हो रही थी। उसके दिमाग में जिया की ये बात बार बार घूम रही थी जो उसने अभी कही थी कि उसे जल्द से जल्द अपना बना लो, इससे पहले उसे कोई और अपना बनाए। तकरीबन 10 मिनट बाद जिया और जीवन एक दूसरे से अलग होते हैं। जीवन जिया को देखते हुए उसकी टांगों को अलग करता है और उसके बीच एडजस्ट होकर अपने प्राइवेट पार्ट को जिया की बॉडी में इंटर कर देता है। ये होते ही जिया के मुंह से चीख निकल जाती है और वो अपनी आंखें बंद करके अपने होठ को काटते हुए ये दर्द बर्दाश्त करने लग जाती है। जीवन ये देखकर जिया के ऊपर लेट जाता है और कोई मूवमेंट नहीं करता, बस जिया के चेहरे को देखकर उसे किस करने लग जाता ही, कभी उसके होठों को तो कभी उसके गालों को तो कभी आंखों पर। तकरीबन 10 मिनट तक जीवन ऐसे ही लेटा रहा। फिर जिया ने उससे कहा, मिस्टर हॉटी ड्रैकुला, अब क्या ऐसे ही मेरे ऊपर लेटे रहना है? कुछ करना नहीं है? जीवन ये सुनकर, बाबी डॉल, तुम्हें दर्द होगा? जिया, हाँ होगा ही, मेरा फर्स्ट टाइम जो है, फर्स्ट टाइम में दर्द तो होता ही है, बट आप थोड़ा स्लो करना सब। जीवन ये सुनकर उसके माथे पर एक बार फिर से किस करता है और उसके ऊपर से उठकर थोड़ी मूवमेंट करने लग जाता है। धीरे धीरे जिया का पेन कम हो रहा था। ये महसूस कर वो जीवन से कहती है, आह मिस्टर ड्रैकुला, मूव फास्ट। जीवन ये सुनकर जिया से कहता है, बाबी डॉल, स्क्रैम माई नेम फर्स्टली। ये सुनकर जिया लंबी लंबी सांस लेते हुए, जी जीवन प्लीज फास्ट कीजिए। जीवन जैसे ही जिया के मुंह से अपना नाम सुनता है, वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपनी मूवमेंट को तेज करने लगता है। जिया ये महसूस कर अपने नाखून जीवन की कमर गड़ा देती है और जीवन का नाम को मौन करने लग जाती है। इधर आस्था जीवन के कमरे के बाहर खड़ी होकर कुछ सुनने की कोशिश कर रही थी। उसे नहीं पता था कि जीवन का रूम साउंड प्रूफ है। जब उसे कुछ सुनाई नहीं देता तो वो नीचे आकर साइड में खड़ी होकर अपना फोन निकालती है और किसी को कॉल करते कहती है वो जीवन अपने साथ किसी लड़की को लेकर आया है और दोनों ही पिछले 3 घंटे से रूम के अंदर है, पता नहीं क्या कर रहे हैं ऐसा। दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज आती है, ठीक है तुम वहां पर नजर रखो और जैसे ही वो लड़की सामने आती है चुपके से उसकी पिक लेकर मेरे पास भेज देना। ये सुनकर आस्था यस मैम कहती है और कॉल कट कर देती है और फिर जीवन और जिया के नीचे आने का वेट करने लग जाती है। अब इन्हें कौन बताए कि जीवन और जिया तो शायद ही आज रूम से बाहर निकले। टीयर्स ऑफ जॉय। जिया इस वक्त जीवन के ऊपर बैठी हुई थी और जीवन उसे उसकी कमर से होल्ड करके ऊपर नीचे कर रहा था। ऐसे ही आज वो दोनों एक दूसरे के हो गए, अब उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। उनका ये सिलसिला ऐसे ही 56 घंटे चलता रहा। थक हार कर जिया जीवन के ऊपर ही सो गई थी। एपिसोड 39। जिया आराम से अपना सिर जीवन के सीने पर रखकर सो चुकी थी, मगर जीवन के आंखों में कोई नींद नहीं थी। रह रहकर उसके दिमाग में बस जिया की बात हिट हो रही थी। वो एक टक जिया के फेस को निहार रहा था। फिर उसने साइड से अपना मोबाइल चका और एकांश को मैसेज किया, जिया आज मेरे साथ मेरे घर ही रहेगी, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैसेज करने के बाद जीवन अपने फोन में किसी और को भी मैसेज करता है और फिर फोन साइड में रखकर जिया के बालों में सहलाता हुआ खुद से कहता है, बाबी डॉल तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता, यू ओनली बिलोंग्स टू मी। अगर किसी ने भी तुम्हें मुझसे छीनने की कोशिश की तो मैं उसकी सांसें छीन लूंगा और जल्द ही इस बात का पता करके रहूंगा कि आखिर तुमने इतनी जल्दी मुझे अपना बनाने के लिए क्यों कहा। आज तुम्हारी आंखों में मैंने एक डर देखा था। पहले तुमने खुद मुझे अपने पास आने से रोका था, मगर आज तुमने खुद सामने से कहा कि तुम्हें मेरा होना है। अब मैं इसके बारे में पता लगाकर ही रहूंगा और जल्दी ही तुमसे शादी करूंगा ताकि तुम हमेशा मेरे पास मेरे साथ रहो।
कहते हुए जिया की कमर में अपने हाथ डालकर उसे अपने और करीब कर लेता है और उसके बालों को सहलाता हुआ खुद भी सो जाता है। इधर एकांश के फार्म हाउस पर एकांश अवनी को अपने फार्म हाउस पर लेकर गया था। अवनी इस वक्त एकांश की बाहों में थी, तभी एकांश के फोन पर मैसेज आता है। एकांश अवनी को नीचे उतारकर अपना फोन चेक करता है और जीवन के मैसेज को पढ़कर ओके भेज देता है। एकांश एक बार फिर अवनी को अपनी बाहों में उठा लेता है और उसे फार्म हाउस के अंदर लेकर जाने लगता है। अवनी बस एकांश को घूरे जा रही थी, तभी अवनी कहती है, मिस्टर डेविल यहाँ पर कोई क्यों नहीं है? जहां तक मुझे पता है इस फार्म हाउस में तो 56 सर्वेंट रहते थे ना, जो यहाँ की सफाई के लिए रखे थे। एकांश ये सुनकर, हाँ चांद, लेकिन आज मैंने सबको छुट्टी दे दी। अवनी ये सुनकर, क्यों एकांश? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा डाइनिंग टेबल और किचन रोमांस ये सब सर्वेंट देखे। अवनी क्या क्या बात कर रहे हैं आप? रोमांस तो हम रूम में भी कर सकते हैं ना, किचन में करना जरूरी है क्या? एकांश अवनी को देखते हुए, चांद बहुत जरूरी है ये सब, अगर मैं ये नहीं करूंगा तो तुम्हारा फिक्शनल मैन कैसे बनूंगा? और तुम्हारी रोमांटिक बुक्स में तो हीरो ऐसी जगह ही प्यार करते हैं ना। अवनी आपका कुछ ज्यादा ही हो रहा है, वो सब तो बुक में है, अगर उस बुक में काउच पर बैठकर इंटीमेट लिखा है तो क्या वो भी करेंगे? एकांश ऑफ कोर्स चांद। फिर एकांश अवनी को डाइनिंग टेबल पर बिठाता हुआ उसके चेहरे के नजदीक जाकर कहता है, आज मैं तुम्हारी सारी नाराजगी खत्म कर दूंगा चांद। टेबल पर, किचन स्लैब पर, बेडरूम में, काउच पर, यहाँ तक कि वॉशरूम और वॉल से तुम्हें लगाकर सब जगह तुम्हारे साथ इंटीमेट होऊंगा। ये सुनकर अवनी की सांसें गहरी होने लगती है। वो एकांश को खुद से दूर करके अपनी रोनी सी सूरत बनाकर कहती है, आप दूर हटिए, मैंने सुना है फर्स्ट टाइम में बहुत दर्द होता है, और आप क्या आज ही सारी जगह ये सब करेंगे? इससे तो मुझे लगता है कि मैं चलने लायक भी नहीं रहूंगी। एकांश ये सुनकर अवनी को उसकी कमर से पकड़कर अपने पास खींचता है और उसकी गर्दन पर किस करते हुए कहता है, ठीक है एंजल, सारी जगह थोड़ा थोड़ा रोमांस करूंगी, बाकी इंटीमेट हम आज बेड पर ही हो जाएंगे, और रही बात बाकी जगह की तो हम आज के बाद रोज एक एक जगह पर इंटीमेट हो जाएंगे। अवनी ये सुनकर, एक नंबर के ठरकी है आप। एकांश, अभी तुमने मेरा ठरकीपन देखा ही कहाँ है? एंजल, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। अवनी ये सुनकर, आप हटिए साइड मिस्टर डेविल, पहले मुझे किचन में जाकर कुछ बनाने दीजिए, मुझे बहुत भूख लगी है। ये कहकर अवनी किचन की ओर चली जाती है। एकांश उसके पीछे पीछे आराम से चलता हुआ खुद से कहता है, इसका मतलब मेरी चांद किचन से रोमांस शुरू करना चाहती है। अवनी किचन में आने के बाद एकांश से पूछती है, मैं तो अपने लिए मैगी बना रही हूँ, आप क्या खाएंगे? एकांश किचन की वॉल से टिककर अपने होठ पर जीभ फेरता हुआ कहता है, मेरे लिए कुछ मत बनाओ चांद, मैं तो तुम्हें खाकर आज अपना पेट भरने वाला हूँ। अवनी ये सुनकर मुंह बना लेती है और फिर मैगी बनाने की तैयारी करने लगती है। तभी उसे अपनी खुली कमर पर एकांश के ठंडे हाथ महसूस होते हैं। ये होते ही अवनी की धड़कनें बढ़ जाती है। इस वक्त अवनी ने एक ब्लू कलर की साड़ी पहन रखी थी, जिसे अवनी के बैक का कुछ हिस्सा विजिबल हो रहा था। एकांश अवनी के बालों की आगे करके उसकी खुली पीठ पर अपने होठ चलाने लगता है। अवनी ये महसूस कर अपनी आंखें बंद कर लेती है और स्लैब पर अपने हाथ कस देती है। एकांश लगातार अवनी की पीठ पर अपने होठ चलाए जा रहा था। उसने अवनी की पीठ को अब तक अपनी जीभ से गीला कर दिया था। तभी एकांश अवनी की पीठ पर बाइट कर लेता है, जिससे अवनी के मुंह से आह निकल जाती है और इससे वो होश में आती है तो सामने देखती है कि उसकी मैगी कुछ ज्यादा ही बॉयल हो चुकी है। अवनी एकांश के हाथ अपने पेट से हटाकर जल्दी से गैस बंद करती है और अपनी मैगी को एक बाउल में डालकर एकांश को एक गुस्से वाला लुक देकर डाइनिंग टेबल की ओर चली जाती है। एकांश भी ये देखकर अवनी के पीछे पीछे चला जाता है और उसके पास जाकर उसकी चेयर के पास जाकर अपने दोनों हाथ को बांधकर डाइनिंग टेबल के सहारे खड़ा होकर अवनी को देखने लगता है। अवनी अपनी मैगी खाते हुए एकांश को घुरकर कहती है, आपके रोमांस की वजह से अभी मेरी मैगी जल जाती, वो तो अच्छा हुआ मेरी प्यारी मैगी बच गई। कहते हुए अवनी मैगी को अपने मुंह में लेकर उसे अपने मुंह के अंदर खींचने लगती है, जिससे मैगी का थोड़ा सूप सा अवनी के होठ को लगे जा रहा था। एकांश को यह देखकर अपना गला सूखता हुआ महसूस होता है। जैसे ही अवनी मैगी खाने लगती है, एकांश आगे बढ़कर उस मैगी के दूसरे हिस्से को अपने मुंह में ले लेता है।